दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार बची हुई है? आखिर वो कौन सी राजनीतिक परिस्थिति या कौन सा राजनीतिक डर है जिस वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को चलने में सहूलियत मिल रही है? क्या कारण है? राजनीतिक गलियारों में अक्सर यह चर्चा होती है कि इंडिया गठबंधन के अंदर चुनाव में परफॉर्मेंस के मामले में राष्ट्रीय जनता दल एक कमजोर कड़ी साबित हो रही है। लेकिन जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद भी जब इंडिया गठबंधन के विस्तार को लेकर चर्चा होती है कि आखिर इस विस्तार में एक संभावित बाधा क्या है, तो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उस चर्चा के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल का एक कथित डर है, जिस डर की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार भी बची हुई है और इंडिया गठबंधन का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। वरना कौन सोच सकता था कि आजाद भारत के 18 बार हुए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष के रूप में, प्री पोल अलायंस के रूप में, जिस अलायंस को जनता ने 234 से ज्यादा सीटें दी, इसके अलावा दर्जन भर ऐसे सांसद जीत कर आए जो कभी एनडीए में जा भी नहीं सकते और वो इंडिया के साथ ही वोट करने पर मजबूर है अपनी अपनी परिस्थितियों से। उस परिस्थिति में भी जहां सरकार की पूरी लगाम नीतीश कुमार और नायडू के, चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है, वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल कैसे रही है? सबको आश्चर्य होता है कि ये चल कैसी रही है और कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता। तमाम कारण गिनाए जाते हैं, वो सारे कारण कहीं ना कहीं अपनी जगह वाजिब भी प्रतीत होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण गिनाया जाता है वो कारण है राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा नेतृत्व का मिजाज, राष्ट्रीय जनता दल का अप्रोच, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का निजी मामलों में निजी राजनीतिक हित को इंटायर ऑपोजिशन यानी संपूर्ण विपक्ष के हितों के ऊपर रखा जाना। कैसे परिस्थिति पैदा हुई है? इस परिस्थिति पर चर्चा के पहले जो साफ दिखाई दे रहा है उसे देखिए। ईडी की कार्रवाई, और ईडी आप जानते हैं कि किस तरह से पिंजड़ाबंद तोते की भांति व्यवहार कर रहा है। ईडी क्लीन चिट भी देता है तो किसे देता है? मुख्य विपक्षी गठबंधन के किसी नेता को ईडी अपनी तरफ से क्लीन चिट नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके किसी नेता को भी क्लीन चिट नहीं देता, क्योंकि क्या पता कौन मुकुल राय की तरफ पार्टी में आए, नोटिस मिलने के बाद फिर क्लीन चिट ले ले और फिर पार्टी छोड़कर चला जाए। तो जो लोग बीजेपी में आए, चाहे हेमंता बिश्व शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी हो या नारायण राणे हो, ईडी क्लीन चिट नहीं देता। लेकिन ईडी क्लीन चिट देता है, किसे देता है? जिनकी बैसाखियों पर सरकार चलती है, जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर किसी भी गठबंधन में जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, इन लोगों को क्लीन चिट देता है। आज ही चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी है। यूं कहें कि चंद्रबाबू नायडू अब आजाद हो गए। चंद्रबाबू नायडू किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू यानी नानी फैक्टर जो एनडीए का है, उस नानी फैक्टर के ना तो आजाद हो गए, नी को आजाद होने के लिए तेजस्वी यादव के रुख की, उनकी सहमति की जरूरत है। लालू यादव की पार्टी की सहमति की जरूरत है, तभी जाकर नानी फैक्टर इस देश में वैकल्पिक सरकार की भूमिका तैयार कर पाएगी। क्योंकि बीजेपी का तरीका आप जानते हैं, और बिहार में बीजेपी कर क्या रही है जरा इसे देखिए। मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है, 3 स्तरों पर बीजेपी अंदर खाने काम कर रही है। घोषित तौर पर नहीं, अघोषित तौर पर, लेकिन दिख सबको रहा है। वो 3 लेयर कौन से हैं? आपने देखा गिरिराज सिंह बिहार के संवेदनशील इलाकों में, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सामाजिक समीकरण नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी आबादी है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकल रहे हैं। उस इलाके में यात्रा करने की क्या जरूरत है? स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बात नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जो बात योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, जो बात मोहन भागवत बोल रहे हैं, और इन सब के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आरक्षण, जाति गणना, जाति विमर्श, ये सब बातें जैसे जैसे सामने आ रही है, चुनावी हिंदुत्व कमजोर पड़ता जा रहा है, उसका सिराजा बिखरता जा रहा है। और जब चुनावी हिंदुत्व कमजोर पड़ता जा रहा हो
तो उसे बनाए रखने के लिए गिरिराज सिंह जैसी यात्राएं जरूरी है। क्योंकि गिरिराज सिंह जैसी यात्रा एक तो बिहार, जहां कभी चुनावी हिंदुत्व की धारा उतनी मजबूत नहीं हो पाई, उसे मजबूत करने के लिए जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार इस स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। और जब वो स्थिति को स्वीकार नहीं करते तो दूसरा सत्य यह भी है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की तरह आजाद नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तो अकेले ही, टीडीपी को 3/4 बहुमत है आंध्र प्रदेश में। नीतीश कुमार के पास तो 122 के मेजोरिटी मार्क वाले विधानसभा में केवल 43 विधायक है। उन्हें एक बैसाखी की जरूरत है, और वो बैसाखी या तो बीजेपी मुहैया करा सकती है या राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस मुहैया करा सकता है। लेकिन उस बैसाखी की गारंटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक नीतीश कुमार नहीं आएंगे। तो पहली बात, बिहार के सांप्रदायिकरण की कोशिश, ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी दिखती है। दूसरा, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक खबरें चलती रहे, दूसरी बात यह दिखती है। तीसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल पर लैंड फॉर जॉब के मामले में इस कदर दबाव बना के रखा जाए कि अगर चाचा के साथ जुड़े तो सजायाफ्ता होने से कोई रोक नहीं सकता। जल्दी जल्दी न्यायिक कार्रवाई को पूरा करने के लिए ईडी न्यायालय में रिक्वेस्ट डाल देगी, और यही वो डर है कि सजायाफ्ता होने पे पॉलिटिकल करियर न खत्म हो जाए। यानी निजी राजनीतिक हित इस देश के राजनीतिक हितों के ऊपर, विपक्ष के हित के ऊपर कुठाराघात कर रहा है। आप देखिए, उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण था, लगभग सभी राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस में है, सबके प्रतिनिधि कश्मीर में आज मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल से किस चेहरे को आपने देखा? कायदे से तेजस्वी यादव या लालू यादव को वहां होना चाहिए था। चलिए, लालू यादव का स्वास्थ्य उस लायक नहीं है, तेजस्वी यादव तो जा सकते थे, वो नहीं दिखाई दिए। वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, और उस यात्रा में भी कोई इस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाते नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि बिहार अब भी उस माहौल से बाहर नहीं निकल पाया है जिसमें नीतीश कुमार के पास भी एक वोट बैंक है, आरजेडी के पास यानी लालू परिवार के पास भी एक वोट बैंक है, बीजेपी के पास भी एक वोट बैंक है जो थोड़ा दरका भी है जाति गणना के बाद। और इन तीनों में से कोई दो वोट बैंक एक जगह इकट्ठा होकर बिहार में चुनावी रूप से इतने वोटों का इंतजाम कर देते हैं कि किसी को बहुमत मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देख लीजिए कि नीतीश कुमार, उनकी रणनीति बहुत साफ दिखाई देती है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के साथ रहने पर ज्यादा फायदा होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनकी चुनावी संभावनाएं ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या ईडी के डर की वजह से, सजायाफ्ता होने के डर की वजह से 1 दर्जन लोकसभा सांसदों वाली पार्टी को इंडिया गठबंधन में आने में अपनी हिचक दिखा रहे हैं? इंडिया गठबंधन में उसकी एंट्री में अपनी तरफ से हिचकते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये कई सवाल खड़े हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू को जो राजनीतिक आजादी मिली है, उसके बाद तो अब करीब करीब साफ दिखता है कि जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बनी रहेगी। चंद्रबाबू नायडू को कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं जा सकते हैं, लेकिन ना तो अकेले उनके जाने से सरकार को कुछ होना है, ना अकेले नीतीश कुमार के जाने से सरकार को कुछ होना है। इंडिया गठबंधन में प्रदर्शन के आधार पर भी आप देख लें, ठीक है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाई, पंजाब में तो किया, कुछ तो किया, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की स्थिति देखें, सबसे खराब प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव में दिखाया। और राजद के समर्थक भी ऑन द रिकॉर्ड भले ही कुछ ना बोले, ऑन द रिकॉर्ड सबकी मजबूरी है पार्टी लाइन पर बोलना, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो साफ दिखता है कि जब तक नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री पद पर भाजपा के तरफ से एक चेहरा मौजूद है जो ओबीसी कार्ड को भुनाना जानता है, तब तक नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ना सेकुलर गठबंधन की मजबूरी है। जब तक मोदी दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हैं तब तक नीतीश कुमार की मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे के बिना लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया क्या हुआ था। तमाम माई समीकरण, बाप समीकरण सबकी बात कर रहे थे तेजस्वी यादव कि माई की पार्टी नहीं, माई बाप की पार्टी है। तमाम सोशल इक्वेशन को साधने की कोशिश की, 0 से 4 पर पहुंचे।
वो तो विधानसभा चुनाव पिछली बार चिराग मॉडल का एक स्वाभाविक लाभांश, स्वाभाविक लाभ राष्ट्रीय जनता दल को मिला, जिसे राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों तक पहुंच गया था। लेकिन आज क्या यह स्थिति है? स्वाभाविक है कि आज ये स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार भी असहज हैं, उन्हें साफ दिख रहा है कि गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं, या मोदी, योगी या मोहन भागवत के जो बयान आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, हिंदू जोड़ो, बार बार किसी न किसी रूप में मुसलमान 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 कोई ना कोई घूम फिर करके ला रहा है। इन सब चीजों पर नीतीश कुमार की आपत्ति है। लेकिन दिक्कत यह है कि करे तो क्या करें। सरकार को बीच मझधार में छोड़ करके गिरा नहीं सकते, क्योंकि सरकार गिराने का मतलब होगा बिहार को राष्ट्रपति शासन में धकेलना। राष्ट्रपति शासन में धकेलने का मतलब होगा बिहार की मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाना। नीतीश कुमार अलायंस तभी स्विच कर सकते हैं जब राष्ट्रीय जनता दल चाहे। और राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति यह है कि राजद के युवराज को किसी भी तरह से जांच एजेंसियों के दायरे में जाने का, उसकी जद में जाने का, सजायाफ्ता होने से बचाया जाए। सभी जानते हैं तेजस्वी यादव बिहार में 2 कार्यकाल में तकरीबन 37 महीने तक डिप्टी सीएम रहे। कोई दाग नहीं लगा सकता तेजस्वी यादव पर कि बिहार में क्या हुआ। सभी जानते हैं लैंड फॉर जॉब का जो मामला बताया जाता है, वो कथित मामला लालू यादव के रेल मंत्रित्व के काल का है। उसमें तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं है। तेजस्वी यादव पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करना बहुत टेढ़ी खीर है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव के मन में डर है। इस डर की वजह क्या है? इस डर की वजह है कि तेजस्वी यादव हो या राजनीति करने वाले कई सारे अलग अलग पार्टियों के युवराज हों, कुछ लोगों ने अपने मन से डर निकाल दिया तो डर के आगे जीत है। प्रदर्शन करके दिखाया लोकसभा चुनाव में। और जिनके मन में एक अज्ञात डर है, जेल जाने का डर, सजायाफ्ता होने का डर, वो राजनीति में कंप्रोमाइज की स्थिति को कहीं ना कहीं उस थ्योरी को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए संकट मोचक बन गए हैं? उन्हीं की वजह से सरकार बची हुई है। बिहार में जो परिस्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार एनडीए में टिकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव और राजद की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो बार बार उन्हें कहना भी पड़ रहा है। अब मरता क्या न करता वाली स्थिति उनकी भी है। उन्हें बार बार कहना पड़ रहा है कि 2 बार उधर चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। यह बार बार कहने की नौबत आ रही है। स्वाभाविक है कि जिनके 43 विधायक होंगे उन्हें कहना ही होगा। कोई एक खूंटा तो पकड़ के रखना होगा। राजनीति में कोई भी परोपकार करने के लिए नहीं आता। खासकर राजनीतिक मामलों में सभी का ध्येय सत्ता होता है। तो कोई गठबंधन कोई तभी छोड़ता है जब सत्ता बचे रहने की संभावना भी बची रहती है, और जिसकी सियासत ही सत्ता के चुंबक से चल रही हो। नीतीश कुमार की राजनीति कैसे चलती है? जब तक सत्ता है तब तक उनकी राजनीति चल रही है। सत्ता जाने की परिस्थिति में नीतीश कुमार की राजनीति चलने वाली नहीं है। यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। यही कारण है कि किसी एक खंभे को पकड़ कर रखना उनकी मजबूरी है। वो बीजेपी के खंभे को तब तक पकड़ के रखे हुए हैं जब तक राष्ट्रीय जनता दल से ग्रीन सिग्नल ना मिले, और राष्ट्रीय जनता दल तब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देगा जब तक उसे यह एहसास ना हो जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए तेजस्वी यादव को सजा नहीं हो सकती। लालू यादव सजायाफ्ता है, उन पर एक और सजा हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। और ऊपर से हमारी ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके काम करने का तरीका भी देखिए। अब तक राजनीतिक मामलों में मैं यही देख रहा हूं कि जिस मामले में आरोप साबित करने लगभग नामुमकिन दिख रहे हैं, उसमें तो ईडी गिरफ्तार कर लेती है किसी को कि चलो साबित नहीं कर सकते इसके खिलाफ आरोप, इसे बरी ही होना है तो इसे तंग करके तोड़ने की कोशिश करो। आपने देखा अरविंद केजरीवाल को क्या आरोप थे। कथित तौर पर किसी शराब व्यवसायी ने आरोप लगाए कि कैश में पैसा दिया था। पूरी दुनिया जानती है कि अगर सच में भी कैश में पैसा दिया होगा किसी ने, तो उसे प्रूफ करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जिन मामलों में ईडी को लगता है कि इसमें सजा होनी तय है, उसमें जेल भेजने की जरूरत नहीं महसूस होती। लैंड फॉर जॉब में आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव बच जाएंगे या तेजस्वी यादव को सजा हो जाएगी, लेकिन इस बात पर बहस नहीं कर सकते
कि लालू यादव के कार्यकाल की घटना है तो लालू यादव पक्के तौर पर बरी हो ही जाएंगे, क्योंकि वहां क्विड प्रो को की बात होती है, यानी किसी को नौकरी दी गई और उसकी जमीन वाया मीडिया घूम फिर करके ली गई। ये चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। अब ये नौकरी दी गई जमीन के एवज में, न्यायालय को यही प्रूफ करना है वाकई जमीन के एवज में दी गई या नहीं दी गई। तो इस मामले में किसी न किसी को तो सजा होगी, ये बात तय है। तो जब किसी न किसी को सजा होगी, यदि जांच शुरू हो जाएगी, चार्जशीट आ गई है, ट्रायल शुरू हो जाएगा, सेशन कोर्ट में रेगुलर बेसिस पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसकी चर्चा है कि 25 अक्टूबर से हो सकती है, तो उस परिस्थिति में सजा होनी तय है किसी न किसी को। हां, तेजस्वी यादव को सजा होगी इसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक तो उस समय वो अंडर एज थे और दूसरा इस मामले से उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर तेजस्वी यादव कैसे डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्योंकि यदि ईडी को पक्का यह यकीन होता कि तेजस्वी यादव को हर हाल में सजा नहीं दिलाई जा सकती, तो अब तक वो उनको गिरफ्तार करके तंग करने की कोशिश कर चुकी होती। कहीं ना कहीं ईडी को लगता है कि तेजस्वी यादव को भी लपेटे में लिया जा सकता है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में प्रूफ कर पाना ये लगभग नामुमकिन सा काम है। खैर, न्यायालय का मामला है, न्यायालय समझे। लेकिन राजनीति को और इस देश में सरकार बनने और बिगड़ने के खेल को जांच एजेंसियों का कथित डर यदि प्रभावित करने लगे और सत्ता उसी के सहारे टिकी हुई दिखाई दे, तो फिर इसको क्या कहा जाए? यूपीए 2 के दौर में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, सीबीआई पिंजड़ा बंद तोता है। तब भाजपा के लोग ये आरोप लगाते थे कि सीबीआई मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में कथित तौर पर बहुमत जुटाए रखने का जुगाड़ कर रही है। आज सीबीआई की भूमिका थोड़ी छोटी और ईडी की भूमिका बड़ी दिखती है। वही काम तो आज भी हो रहा है, ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू को पहले जेल भेजा जाता है इसी मामले में जिसमें आज क्लीन चिट मिली है। 53 दिन जेल में रहकर उन्हें जमानत मिलती है, और जब उन्हें जमानत मिलती है तो तमाम नरेंद्र मोदी को भला बुरा कह चुके चंद्रबाबू नायडू वापस एनडीए के साथ आ जाते हैं, मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और जब चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होती है, उसके बाद चंद महीनों के बाद ही, यानी आज जो हुआ, वो देखने को मिलता है कि क्लीन चिट मिल गई। जिस दिन ईडी ने मामला दर्ज किया होगा उस दिन भी उसके अनुभवी अधिकारियों को इतना जरूर पता होगा, जिस दिन ये मामला अपने हाथ में उठाया होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का बनाने की कोशिश की होगी, उस दिन भी ये जरूर पता होगा ईडी के अधिकारियों को कि चंद्रबाबू नायडू का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस मामले में प्रूफ करना लगभग असंभव है। बाहर आके जांच अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यही है कि जांच अधिकारी तो छोड़ दीजिए, आईआरएस अफसर की बात छोड़ दीजिए, जो सेक्शन ऑफिसर एसएससी के माध्यम से चुनकर आते हैं और ईडी में पोस्टेड होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि किस मामले में आरोप साबित किए जा सकते हैं और किस मामले में आरोप साबित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अलायंस जो कराना था, पहले जगन मोहन रेड्डी से अलायंस की कोशिशें हुई, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की खबर दिल्ली पहुंचने लगी। तब कोशिश हुई कि नायडू को कैसे अपने फोल्ड में लाया जाए। नायडू की डीके शिव कुमार से दोस्ती है, नायडू की राहुल गांधी से भी दोस्ती चल रही थी, अभी भी है, शरद पवार से भी है, नीतीश कुमार से भी है। तब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में थे। तो खैर, ईडी ने अपनी भूमिका वहां कथित तौर पर निभाई। अब तेजस्वी यादव को जब अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है, लोहा गर्म है, सिंधे गुट के सांसद इंतजार कर रहे हैं कि 23 नवंबर कैसे आए और सिंधे गुट एक पार्टी के तौर पर चुनाव में फेल हो, उसके बाद वापस उस गुट के सांसद उद्धव ठाकरे के साथ, यानी बाला साहब ठाकरे के साथ की विरासत के साथ जुड़ने के लिए उन्हें छूट मिल जाए, उसके लिए वो 23 नवंबर का इंतजार करते दिख रहे हैं। तो उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव किसका इंतजार कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू का इंतजार तो खत्म हो गया। दरअसल अभी भी वक्त यह है कि यदि तेजस्वी यादव के मन का वो डर निकल गया, वो वहम निकल गया तेजस्वी यादव के मन का कि उन्हें सजायाफ्ता करार दिया जा सकता है, तो महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में आ सकती है। महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी केंद्र में वैकल्पिक सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार को आप देखिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं आजकल, बहुत कम बोलते हैं,
और नीतीश कुमार जब गुस्सा होते हैं तो संकेत भी देते हैं। आपने देखा होगा धनुष बाण फेंक दिया था, कहा गया कि हाथ से छूट गया। कोई चीज जब छूटती है तो वो सीधे स्ट्रेट नीचे गिरती है, वो तो आगे गिर रहा था। आगे कोई चीज तभी गिरती है जब उसे फेंका जाता है। क्यों हो रहा था? आखिर कौन सा तनाव है नीतीश कुमार के पास? नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले और दिन रात उनके साथ रहने उठने बैठने वाले लोगों से जब मैंने बात करने की कोशिश की तो पता चला कि आजकल ऐसा लगता है कि किसी खोज में है वो। और इस तरह से उनकी भाव भंगिमा तभी होती है जब वो किसी बड़ी राजनीतिक तैयारी में होते हैं और उसमें सफलता मिलने में दिक्कत आ रही होती है। मसलन 2013 में जब वो एनडीए छोड़ रहे थे, मसलन 2017 में जब वो महागठबंधन छोड़ रहे थे, और मसलन 2022 में जब वो फिर से एनडीए छोड़ रहे थे, या 2024 की जनवरी में वो फिर से इंडिया अलायंस छोड़ रहे थे। तब भी उन्होंने कुछ दिनों के लिए मौन व्रत धारण कर लिया था। अभी भी वो करीब करीब मौन है। सबको समझ में आ रहा है कि हालात क्या है, खासकर हरियाणा चुनाव के बाद से। और हालात ऐसे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम परिवार का निजी हित सबसे पहले है, या इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स की पुनर्स्थापना वो प्राथमिकता है? इसी के बीच चुनाव करना होगा राष्ट्रीय जनता दल को कि वो करे तो क्या करे, करना क्या है। क्या केस मुकदमे की वजह से, क्या केस मुकदमे के किसी कथित संभावित डर की वजह से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को चलने देने में राजद अपनी तरफ से चुप्पी साधे बैठा रहेगा? इसी सवाल पर हम आपको छोड़ते हैं और आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।